हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका इस यूट्यूब चैनल एआर लर्निंग में, जहां मैं लेकर आया हूं आज यूट्यूब पर स्कूल बैच का लेक्चर नंबर 6। अभी तक हमने टोटल 5 लेक्चर्स देखे हैं। फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, फोर्थ, फिफ्थ। 5 लेक्चर्स में मैंने बहुत सारा चीज बताया। मैंने साइन के बारे में बताया, साइन को आपस में कैसे कंपेयर करते हैं, नंबर के हिसाब से साइन कैसे कैसे होता है, जब किसी की वैल्यू आती है तो उसका साइन प्लस में कैसे होगा, माइनस में कैसे होगा, मल्टीप्लाई कैसे होगा, ब्रैकेट्स को कैसे अरेंज करेंगे, जब अरेंज किए हुए ब्रैकेट्स है तो उनको सॉल्व कैसे करेंगे, क्या हम एक साथ कर सकते हैं, क्या एक साथ नहीं कर सकते हैं, सबसे पहले किस ब्रैकेट को सॉल्व करना है, सभी चीज मैंने बता दी। लेक्चर नंबर 5 में मैंने ये बोला था कि हम कुछ अलग देखेंगे, यानी कि नंबर्स का स्ट्रक्चर ही हमें बिल्कुल अलग दिखाई देगा। हम उसको कैसे सॉल्व करेंगे, ब्रैकेट जो रहेंगे, अभी ब्रैकेट वही चलेंगे, यानी कि हम 3 ब्रैकेट्स को ही यूज करेंगे। लेकिन पहले हम अभी अलग नंबर को सीखेंगे कि अलग नंबर हम किस तरीके से देखेंगे। अभी तक देखो हमने क्या देखा, अभी तक हमारे नजर में बस यही सब आ रहा था, इस तरीके के नंबर, कहीं भी लिखा हुआ -18, -9, -10, इस तरीके से। अब जो है हम देखेंगे कुछ इस तरीके के नंबर्स। ये कौन से नंबर है, इनको हम कहते हैं भिन्न। तो क्या ये भिन्न नहीं था, इसी को भिन्न कहेंगे। इसका भी कंफ्यूजन इस वीडियो में दूर हो जाएगा, किसको भिन्न कहेंगे और किसको भिन्न नहीं कहेंगे, ये ध्यान से देखना। अब इस तरीके के नंबर को कैसे जोड़ते हैं, कैसे घटाते हैं, तो ध्यान से देखना। स्ट्रक्चर कितना भी चेंज हो जाए, सवाल कितना भी बड़ा हो जाए, क्लास कितना भी जंप हो जाए, लेकिन जो जोड़ने और घटाने का जो रूल है, बेसिक रूल, कि माइनस और माइनस मल्टीप्लाई हुआ तो प्लस हुआ, 3 बार माइनस मल्टीप्लाई हुआ तो माइनस हुआ, माइनस और प्लस अगर एक साथ आएंगे तो हम घटाने का काम करेंगे, साइन उसका होगा जो बड़ा होगा। माइनस और माइनस जब एक साथ आएगा तो जुड़ जाएगा, साइन माइनस ही करेगा। ये जो रूल है, ये शुरू से लास्ट तक यही रहेगा, इसमें कोई चेंज नहीं होगा। हाँ, नंबर्स को लिखने का तरीका अलग होगा, सवाल का तरीका चेंज हो जाएगा, सवाल का स्ट्रक्चर चेंज होगा, बनाने के स्टेप चेंज हो जाएंगे। लेकिन जो अभी हमने लेक्चर नंबर 5 तक जो रूल्स पढ़े हैं कि मल्टीप्लाई कैसे करना है, माइनस साइन कैसे लगाना है प्लस का, वो रूल हमेशा सेम रहेगा। अब हमने देखा कि ये बिल्कुल अजीब सा लग रहा है, मतलब इसको और इसमें दोनों में फर्क क्या है। हम इसको बोल रहे हैं भिन्न। अब ये भिन्न क्या होता है तो ध्यान से देखना, इसको हमने क्या बोला, भिन्न, यानी कि इस पूरे को मैं बोल रहा हूँ भिन्न। ये क्या है, एक भिन्न है, ये क्या है, एक भिन्न है, और ये भी क्या है, भिन्न। भिन्न यानी कि हम इसको बोलते हैं इंग्लिश में फ्रैक्शन, इसको हम बोलेंगे फ्रैक्शन। फ्रैक्शन होता क्या है, क्या ये फ्रैक्शन नहीं है, इसी को क्यों फ्रैक्शन बोल रहे हैं, इसको फ्रैक्शन क्यों नहीं बोल रहे हैं, अभी मैं बता देता हूँ। जैसे कि हमने यहाँ पे लिखा 5/6, ये जो है ऊपर वाला, इसको हम बोलते हैं अंश, इसको बोलते हैं अंश, और ये जो नीचे वाला इसको हम बोलते हैं हर। इसको अभी मैंने क्या बताया कि ये भिन्न कहलाता है, भिन्न को हम अंग्रेजी में क्या कहते हैं, फ्रैक्शन। ये जो ऊपर में लिखाता है ये क्या है, ये अंश है, और ये क्या है, हर। क्या बिना अंश का, क्या बिना हर का कोई भिन्न हो सकता है कि नहीं हो सकता है, ये अभी पता चला जाएगा। अभी क्या है, अंश को जब इंग्लिश में देखा जाए तो इसको इंग्लिश में बोलते हैं न्यूमरेटर, हर को इंग्लिश में क्या बोलते हैं, डिनोमिनेटर। अंश को इंग्लिश में बोलते हैं न्यूमरेटर, और हर को इंग्लिश में बोलते हैं डिनोमिनेटर। इंग्लिश और हिंदी में तो हमें याद रखना है कि ये क्या है, न्यूमरेटर है, ये क्या है, डिनोमिनेटर। अगर किसी ने पूछ दिया ठीक है, हम तो आप पहचान जाएंगे कि ये भिन्न है, ठीक है। अब इसी को क्यों भिन्न कह रहे हैं, और किसी को भिन्न कह सकते हैं कि नहीं, अभी ये मैं नहीं बता रहा, अभी मैं बस इसी पे चर्चा कर रहा हूँ। ये हमारा भिन्न है। किसी ने पूछा इसमें बताओ अंश कौन है, 5 है, हर कौन है, 6 है, न्यूमरेटर कौन सा है, 5 है, डिनोमिनेटर कौन सा है, 6 है। नीचे में जो लिखाता है डिनोमिनेटर होता है, ऊपर में जो लिखाता है न्यूमरेटर होता है। अंश और हर क्या होता है, हमें समझ में आ गया। क्या बिना अंश का, क्या बिना हर का कोई भी हो सकता है कि नहीं हो सकता, ध्यान से देखना। अंश और हर कुछ भी हो सकते हैं, अंश और हर कुछ भी हो सकता है। कोई भी नंबर, जो हम नंबर बनाते हैं वो मैक्सिमम
10 डिजिट से मिलकर बनता है, 0 से लेकर 9। अभी तक जो हम नंबर बनाएंगे या हम जो नंबर बनाते हैं वो इन डिजिट से आगे नहीं होता, यानी कि जो हमारा नंबर सिस्टम होता है, जो हम बेसिक पढ़ते हैं नंबर सिस्टम, इसको हम कहते हैं डेसिमल नंबर सिस्टम। इसको क्या बोलते हैं? डेसिमल नंबर सिस्टम, जिसमें टोटल 10 डिजिट होते हैं। सॉरी, 10 डिजिट नहीं होते, 10 यूनिट्स होते हैं। अब ये 10 यूनिट्स क्या है? 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9। ये जो 10 यूनिट्स हैं, इन्हीं को, ठीक है, यूज करके, ये 10 यूनिट्स को यूज करके हम जो है कितने भी डिजिट का नंबर बना सकते हैं। और जो नंबर में ये यूनिट्स दिखेंगे, समझ जाना वो डेसिमल नंबर सिस्टम का एक नंबर है। यानी कि अभी जो हम पढ़ रहे हैं वो डेसिमल नंबर सिस्टम पढ़ रहे हैं। अगर ये समझ में ना आ रहा हो तो कोई दिक्कत नहीं है, बस याद रखना कि जो अभी हम पढ़ेंगे उसमें सिर्फ 0 से लेकर 9 तक ही नंबर यूज होंगे। यानी कि जो भी हम नंबर देखेंगे उसमें चाहे तो 0 होगा, 1 2 3 4 5 6 7 8 9, बस यही यूज होगा, उसके अलावा कोई नहीं होगा। अंश क्या होता है? हर क्या होता है? अभी मैंने क्या बोला? अंश कुछ भी हो सकता है, हर भी कुछ हो सकता है, लेकिन भिन्न की वैल्यू चेंज हो जाएगी। अगर हम हमेशा अंश और हर को चेंज करेंगे तो भिन्न की वैल्यू क्या हो जाएगी? चेंज हो जाएगी। जैसे कि अभी मैंने बोला कि अंश कुछ भी हो सकता है और हर कुछ भी हो सकता है। ये साइन क्या है? ये जो बीच में दिया हुआ, अब इसके बहुत सारे मतलब निकलते हैं, इसके बहुत सारे मतलब निकलते हैं। इसके बहुत सारे मतलब कैसे निकलते हैं? जैसे कि इसी को मैं देख, इसको मैं चेंज करता हूँ, 3/7, ठीक है। कोई इसको क्या पढ़ेगा? 3/7। कोई इसको क्या पढ़ेगा? 3/7। हिंदी मीडियम, हिंदी में बोलते हैं 3/7। इंग्लिश में क्या बोलेंगे? 3/7। हिंदी में क्या बोलेंगे? 3/7। और बहुत कोई अलग तरीके से बता सकता है। किसी के कहने का मतलब होता है 3/7। अब ये क्या हुआ? 3/7, यहाँ पे डिवाइड का तो साइन है ही नहीं, तो 3/7 क्यों बोला गया? 3/7 तो समझ में आया कि चलो 3/7 समझ में आ रहा। 3/7 इस तरीके से बोल सकते, 3/7, 3/7, 5/7, 5/6, 5/6, 7/4, -2/5। लेकिन यहाँ पे 3/7 कैसे बोला गया, क्यों बोला गया? यहाँ पे तो डिवाइड का साइन है ही नहीं। अब ध्यान से देखना, कोई बंदा इस चीज को ऐसे भी लिखता है 3/7, फिर तो यहाँ पे डिवाइड का साइन है नहीं, क्या ये एक फ्रैक्शन है? बिल्कुल है। तो ये अब इससे चेंज कैसे हो गया? सबका जवाब अभी मिल जाएगा। बस याद रखना जो मैं बता रहा हूँ, कैसे कैसे किसी भी चीज को बोला जाएगा, कैसे कैसे लिखा जाएगा, ध्यान से देखना। मैंने क्या बोला? अगर नंबर कुछ इस तरीके से दिया रहे तो हम इसको पढ़ेंगे क्या? 5/3, 5/3, 5/3, 5/3। इसी चीज को हम इस तरीके से भी लिखते हैं, ये 5/3, 5/3, 5/6, ठीक है। और उसके बाद हमने क्या बोला लास्ट में? 5/3, ये भी बोल दिया। इन दोनों में क्या कोई फर्क है? बिल्कुल फर्क नहीं है। तो यहाँ पे क्या है? अब ये वाला जो साइन है ना, ज्यादातर पर के लिए यूज होता है, पर यानी कि प्रति, तो उसके बारे में ज्यादा चर्चा नहीं करेंगे। बस हमने बोला कि इन दोनों में कोई फर्क नहीं। सबसे बड़ा कंफ्यूजन कि यहाँ पे डिवाइड क्यों बोला जा रहा है, तो 1 से 2 वीडियो लगेगा, उसके बाद समझ में आ जाएगा कि इसको डिवाइड क्यों बोला जा रहा है। और अभी मैं इस बारे में बताऊंगा भी नहीं कि इसको डिवाइड क्यों बोला जा रहा है। बस इतना याद रखना कि ये 3/7 है। 3/7 का मतलब है कि 7 से 3 में हम डिवाइड दे रहे हैं। क्या कर रहे हैं? 7 से हम 3 में डिवाइड दे रहे हैं, 3 से हम 5 में डिवाइड दे रहे हैं, 3 से हम 5 में डिवाइड देते हैं। फ्रैक्शन क्या होता है? जिसमें एक अंश हो, जिसमें एक हर हो। अंश हमेशा ऊपर वाला भाग होता है, हर हमेशा नीचे वाला भाग होता है। ये क्या है? तो ये बटे का साइन है, कोई बोलता है ये बाई का साइन है, अपॉन का साइन है, कोई बोलता है ये डिवाइड का साइन है। किस चीज का साइन है सब समझ में आ जाएगा। अंश को हम न्यूमरेटर बोलते हैं, हर को हम डिनोमिनेटर बोलते हैं। इस चीज को हम कैसे जोड़ सकते हैं, इस चीज को हम कैसे नहीं जोड़ सकते। ठीक है, हम फ्रैक्शन पहचानने के लिए सीख गए।
अब आपने जो बोला स्टार्टिंग में कि अंश की जगह पे कुछ भी हो सकता है, हर की जगह पे कुछ भी हो सकता है, तो किस तरीके से कुछ भी होगा? हमेशा याद रखना, जब कभी भी अंश में जीरो आ जाए या जीरो लिखा जाए, ये मैं पहले बता दे रहा हूं, ऐसे हम जब सवाल सॉल्व करेंगे तो कभी ना कभी ऐसा आ जाएगा। जब अंश में जीरो हो और नीचे कुछ भी हो, नीचे कुछ भी हो, उससे कोई मतलब नहीं है। यानी कि नीचे जो भी हो जाए, 7, 8, 1000 क्यों ना हो, जब अंश में जीरो कभी गलती से आ जाए या हम सॉल्व करने पर देखें तो जीरो ही आ रहा है, नीचे कुछ और नंबर, जीरो को छोड़कर नीचे कुछ और होना चाहिए बस, तो ये जो पूरी वैल्यू होगी वो जीरो में कन्वर्ट हो जाएगी। अगर अंश का मान, वैल्यू ऑफ न्यूमरेटर इज जीरो, तो उस टोटल फ्रैक्शन का जो वैल्यू होगा वो जीरो में कन्वर्ट हो जाएगा। ये हमेशा याद रखना। सबसे इंपॉर्टेंट है, कोई यहीं तक आंसर छोड़ देता है उसका गलत माना जाएगा, क्योंकि जब कभी भी अंश में न्यूमरेटर में उसकी वैल्यू जीरो हो जाती है तो वो पूरा फ्रैक्शन जीरो में चेंज हो जाता है। अब उसके बाद जब कभी भी अगर मान लो कि डिनोमिनेटर में जीरो आ जाए, तो अगर डिनोमिनेटर में जीरो आ जाए उसके ऊपर कुछ रहे इस तरीके से, जैसे कि 8 है, जीरो हो जाए, 7 में जीरो, तो क्या भी जीरो हो जाएगा? नहीं। अभी तक हमने कोई ऐसी तकनीक नहीं बना दी कि जीरो से किसी में डिवाइड दे सके। ध्यान से समझना इस चीज को, मैंने क्या बोला था, 9/0, 9/0। यहाँ पे क्या था, 0/7, यानी कि 7 से हम जीरो में डिवाइड दे रहे हैं, 8 से जीरो में डिवाइड दे रहे हैं, 1000 से जीरो। ठीक है, हम जिस चीज में जीरो से डिवाइड मतलब जीरो में डिवाइड देते हैं तो उसकी वैल्यू जीरो ही आती है, लेकिन जीरो से हम किसी नंबर में डिवाइड दे दें ये अभी किसी ने पॉसिबल नहीं किया, या फिर हर टीचर अलग अलग तरीके से बताएगा, लेकिन अभी हम बेसिक सीख रहे हैं, बिल्कुल बेसिक। अभी हाई मैथमेटिक्स हम नहीं पढ़ रहे हैं, इसलिए इतना ज्यादा दिमाग पे जोर नहीं डालना है कि क्या होगा क्या नहीं होगा। बस जो शॉर्टकट्स है, जो सीखने के लिए जरूरी है कि कभी अगर ऐसा आ जाए तो हम फंस नहीं सकते हैं, तो ध्यान से देखना। पहले मैंने क्या बताया, जब अंश की जगह पर जीरो आ जाए, हर में कुछ भी रहे तो वो जीरो में बदल जाता है। जब अंश में कुछ और हो लेकिन हर में जीरो आ जाए तो वो जो है एक अवास्तविक मान माना जाता है, यानी कि वो एक रियल वैल्यू नहीं मानी जाती है। हम उस चीज को वहीं पर छोड़ जाते हैं, हम उस चीज को वहीं पर छोड़ देते हैं। कोई जो है इस चीज के सामने लिख देता असंभव, इम्पॉसिबल, यानी कि ऐसी वैल्यू हो ही नहीं सकती। ध्यान से देखना, कोई क्या होगा, आंसर निकालने के बाद अगर मान लो कि ऐसा आ जाता है तो वो उसके सामने लिख देगा इम्पॉसिबल, असंभव, यानी कि ऐसी कोई वैल्यू हो ही नहीं सकती। ठीक है, सच में ऐसी कोई वैल्यू नहीं हो सकती जो नीचे मतलब जीरो से हम किसी चीज में डिवाइड दें, तो इसको हम वहीं पे छोड़ देंगे। लेकिन इसको वैसे ही नहीं छोड़ेंगे, इसको हम इसके इक्वल में लिखेंगे कि ये जो है वैल्यू टोटल क्या है, जीरो है। डिनोमिनेटर में जब जीरो आ जाए तो वो एक रियल वैल्यू नहीं होती है, उसका आंसर वही हो जाता है। और ऐसे जब आंसर आए तो ऐसे सवाल बस फंसाने के लिए, चेक करने के लिए ही दिया जाता है। किसी भी क्वेश्चन का रियल आंसर जो है ऐसा नहीं हो सकता। हाँ, रियल आंसर ये हो सकता है, क्यों हो सकता है, कि किसी भी सवाल की जो वैल्यू है वो जीरो हो सकती है। जैसे कि 15 में से 15 जाएगा तो जीरो बचेगा, ये एक सवाल था, उसकी वैल्यू क्या हो गई, जीरो। तो इस तरीके का आंसर नहीं आता है, अगर आ गया तो समझ लेना उस क्वेश्चन को बस चेक करने के लिए दिया गया और कुछ नहीं। इसको हम वहीं पे छोड़ देंगे। लिखने वाले क्या लिखते हैं कि पॉसिबल है, असंभव है, हमें नहीं लिखना, हमें बस वहीं पे छोड़ देना। इसको क्या लिखेंगे, पूरा जीरो लिखेंगे। अब जो सबसे बड़ा सवाल है, अब उससे पहले मैंने क्या बताया, जो अभी हम नंबर पढ़ रहे हैं वो एक जो संख्या पद्धति है वो डेसिमल नंबर सिस्टम है। डेसिमल नंबर सिस्टम में हम 10 यूनिट्स को यूज करते हैं। 10 यूनिट्स का मतलब है 0 से लेकर 9 तक के जो यूनिट होते हैं उन्हीं को आपस में ऐड करके, आपस में कंबाइन करके जो है हम नंबर्स बनाते हैं। मैक्सिमम और मिनिमम जो नंबर होगा वही। सबसे बड़ा सवाल कि क्या इनको फ्रैक्शन कह सकते हैं कि नहीं। अब ध्यान से देखना, अभी मैंने क्या बताया, अंश में कुछ भी हो सकता है, हर में कुछ भी हो सकता है। तो अब सवाल ये है कि 10 के नीचे एक भी तो हो सकता है। ये जो 10 है, -9 है, उसके नीचे एक भी तो हो सकता है।
तो ये भी तो एक भिन्न हो गया, हम इसको भिन्न क्यों नहीं कह रहे हैं? ठीक है, लेकिन इसको भिन्न कहने का मतलब क्या है? क्या यहाँ पे -1 लिखा हुआ है? कोई डायरेक्ट इस चीज को बताएगा, लेकिन मैं अभी डायरेक्ट नहीं बता रहा। कुछ भी होने का मतलब क्या, हमने एक दे दिया। ठीक है, अब यहाँ पे क्या करना, सबसे बड़ा कंफ्यूजन क्या है, ये मैंने जो बताया डायरेक्ट अभी बताया कि 10 के नीचे एक भी तो हो सकता है, 9 के नीचे एक भी तो हो सकता है, जरूरी नहीं है कि एक भी हो सकता है। अगर एक होता तो दिखता, दो होता तो दिखता, दिख तो नहीं रहा। हम तो अभी पढ़े कि इसको भिन्न कहेंगे, इसको भिन्न नहीं कहेंगे, लेकिन ध्यान से समझना इस चीज को। जब कोई भी नंबर होता है तब बिल्कुल अकेला, उसके आगे पीछे कुछ नहीं है, ऊपर नीचे बिल्कुल कुछ नहीं है, जैसे कि इस तरीके से। सबसे पहले मिटाने से पहले मैं ये बता देना चाहता हूँ कि ये ध्यान से देखना जो अभी तक मैंने बताया, बस एक बार अच्छे से बता देता हूँ। इनको हम भिन्न कहते हैं, इनको क्यों नहीं कहते हैं, क्यों कहते हैं और क्यों नहीं कहते, ये सब समझ में आ जाएगा। और उसके बाद भिन्न को कैसे पढ़ा जाता है। ऊपर में होता है अंश, नीचे में होता है हर। अंश को बोलते हैं न्यूमिनेटर, हर को बोलते हैं डिनोमिनेटर। पढ़ते कैसे हैं, 5/6, 5/6, 5/6, 5/6, 3/7, 3/7, 3/7, 3/7, ऐसे भी लिखा जा सकता है। जब अंश में 0 हो, हर में कोई सी भी वैल्यू हो, उसका पूरा मान 0 हो सकता है। जब कभी भी अंश में कुछ भी हो लेकिन हर में अगर 0 आ जाए तो उसकी वैल्यू वहीं पे रुक जाती है। कुछ लोग उसको असंभव मानते हैं, इम्पॉसिबल मानते हैं, लेकिन अभी हमें वैसा कुछ मानना नहीं है, हमारा आंसर वहीं तक रहेगा, उसके बाद खत्म ही होगा। जो अभी हम संख्या पद्धति पढ़ रहे हैं उसमें बस इतने ही हमें यूनिट्स दिखेंगे, इन्हीं यूनिट्स को कंबाइन करके हम बड़ा से बड़ा छोटा से छोटा नंबर बना देते हैं। नीचे में एक था, नीचे में एक क्यों आया, कैसे आया, ये सब का आंसर अभी मिल जाएगा। अब ध्यान से देखना, भिन्न को क्या बोलते हैं, फ्रैक्शन। अभी मैं इसी को भिन्न क्यों कह रहा हूँ, इसको भिन्न क्यों नहीं कह रहा हूँ, अब पता चल जाएगा। लेकिन एक चीज जो हमें अभी भी फिर से याद रखनी है, इस चीज को हम ध्यान में अपने दिमाग में रखेंगे कि यहाँ पे कुछ भी हो ये 0 के बराबर होता है। ऐसा कभी आ जाए तो इसकी वैल्यू वही रह जाती है, इसके आगे हम कुछ नहीं लिखेंगे। कुछ लोग लिखने वाले इसके सामने असंभव, इम्पॉसिबल वगैरह कुछ भी लिख देते, उससे कोई मतलब नहीं। अब जैसे कि सबसे बड़ा सवाल था कि यहाँ पे 5/6, इसको हमने क्या बोला कि एक भिन्न है, यानी कि एक फ्रैक्शन है। क्या ये एक फ्रैक्शन है, क्या ये है, क्या ये है? तो हाँ ये एक फ्रैक्शन है। कैसे है, तो ध्यान से देखना। जब कोई भी नंबर ना उसके आगे कुछ ना पीछे कुछ, बिल्कुल एकदम सिंगल नंबर, या फिर प्लस और माइनस की वजह से वो आगे बढ़ रहा है नहीं बढ़ रहा है, तो हम क्या कहते हैं कि जब तुम्हें भी किसी नंबर के नीचे कुछ ना दिखे तो ऐसा माना जाता है कि उस नंबर के नीचे क्या होता है, 1 होता है। ठीक है, कुछ लोग ऐसे कहेंगे कि अगर तुम्हें किसी नंबर के नीचे यानी कि हर में, डिनोमिनेटर में कुछ ना दिखे तो ऐसा मान लो कि नीचे में क्या है, 1। ठीक है, ये भी बात सही है। कुछ कैसे कहेंगे कि अगर जब सॉल्यूशन निकालते समय या किसी चीज को हम लिखे, किसी भी भिन्न को, और हमें नीचे में 1 लिखना है तो उससे बेहतर है कि हम 1 नहीं लिखेंगे, कुछ ऐसे बताएंगे। यानी कुछ क्या बोलेंगे कि जो नंबर हमें दिखते हैं और उसके नीचे कुछ नहीं होता है तो ऐसा माना जाता है कि उसके नीचे क्या होता है, 1 होता है। ये बताने का तरीका नंबर 1। कुछ ऐसे बताएंगे कि जब कभी भी हम नंबर को लिखते हैं और हमें नीचे में 1 लिखना होता है तो हम 1 नहीं लिखते, हम वैसे ही छोड़ देते हैं। जैसे किसी को बोला गया 12/1, ठीक है, कोई ऐसी वैल्यू निकाल रहा होगा जो ऐसे आ रहा होगा, तो उस चीज को ऐसे ना लिख के क्या लिखेगा, डायरेक्ट ऐसे। 6/1, तो उस चीज को ऐसे लिखेगा। तो आखिर नीचे में 1 क्यों नहीं लिखा गया? तो अब ध्यान से देखना, इस चीज को समझना। नीचे में 1 लिखा जाए या ना लिखा जाए, दोनों बात बराबर है। अगर किसी ने बोला 12/1 और 12 बराबर है या नहीं है, तो ठीक है वो बराबर है, तो उस हिसाब से तो 12 एक भिन्न हुआ। हाँ बिल्कुल ये एक भिन्न है, तो हम इसी को भिन्न क्यों कह रहे थे, बस ध्यान से देखना। ऐसा बोलते हैं पहचानने के लिए
सुविधा के लिए हर चीज को पहचानने का एक तरीका होता है। लोग बस बोल देते हैं कि ये भिन्न है। भिन्न ऐसे किसी भी नंबर को हम भिन्न कह सकते हैं, बस उसका एक जो अंश हो और एक हर हो वो एक रियल वैल्यू होनी चाहिए, यानी कि ऐसा नंबर नहीं जिसकी कोई वैल्यू ऐसी मतलब माने ही ना जाए, यानी कि 0 से लेकर 9 के बीच में वो अगर है तो वो एक भिन्न है। ऊपर में भी कुछ हो नीचे में कुछ हो, 0 से लेकर 9 के बीच में है तो वो एक भिन्न है। तो यानी कि अब इतना याद रखना कि अगर मैंने बोला 5 और किसी ने बोला 6/9, दोनों भिन्न है। कोई पूछे ये तो अंश दिख गया, ये तो हर दिख गया, इसमें तो कुछ दिख ही नहीं रहा, कैसे पता करें कि एक भिन्न है? तो याद रखना, अब मैंने क्या बताया, जब नंबर कुछ इस तरीके से लिखा हो तो हम समझना कि इसके नीचे में 1 है। बस 1 को नहीं लिखा जाता। जैसे कि सबसे पहला वीडियो याद करो, मैंने क्या बताया कि अगर हम 5 लिखते हैं तो इसका मतलब ये नहीं, इसका मतलब ये +5। अगर हम 7 लिखते हैं तो इसका मतलब सिर्फ 7 नहीं, ये क्या है +7। अगर हमें -7 लिखना हो तो हम ऐसे नहीं लिखेंगे कि हम 7 लिख देंगे और इसका मतलब क्या हो जाएगा -7, नहीं। माइनस लिखने का मतलब ये है कि हमें बताना पड़ेगा कि इसके पहले माइनस का साइन है। लेकिन अगर हम किसी भी नंबर के पहले कोई साइन नहीं देते हैं तो हम ऑटोमेटिक यही समझते हैं कि उसके पहले प्लस का साइन। जब किसी नंबर के बाहर यानी कि पहले अगर माइनस का साइन होता है तो ये तो समझा ही जाता है कि वो नंबर माइनस है। लेकिन अगर किसी के नंबर के पहले कुछ दिख ही नहीं रहा हो तो समझ लेना कि वो प्लस का साइन। उसी तरीके से जब हमें नंबर कुछ इस तरीके से 7, 5, अगर 1000 भी दिख रहा हो तो हम बोलेंगे कि हाँ ये भिन्न है, क्योंकि इसके नीचे 1 है। इसके नीचे क्या है? 1 है। बस 1 लिखा नहीं जाता, जैसे कि यहाँ प्लस नहीं लिखा जाता। समझ में आया? तो ये भी एक भिन्न है। बस हम क्या करते हैं कि हाँ ये दिख रहा, अच्छा ये भिन्न है, इसको हम बोलते हैं कि ना भिन्न नहीं है। तो ऐसा कुछ मत समझना, भिन्न सब है, क्योंकि अभी मैंने बताया अंश कुछ भी हो सकता है, हर कुछ भी हो सकता है। अगर हर एक होता है तो उसको लिखना बिल्कुल जरूरी नहीं। अंश अगर 0 हो जाए, हर कुछ भी हो, तो वो पूरा 0 में बदल जाता है, जैसे कि इस तरीके से ये भी एक है। तो उसी तरीके से जब किसी नंबर के नीचे कुछ ना दिखे तो समझ जाना कि उसके नीचे 1 है, और अगर 1 है तो फिर ऊपर वाला अंश है तो नीचे वाला हर है। जैसे कि यहाँ पे अगर 5 के नीचे कुछ नहीं लिखा हुआ था और कोई बंदा डायरेक्ट बोलता है कि एक भिन्न है, तो बोलता है ठीक है, जब ये भिन्न है तो इसका अंश और इसका हर यानी कि न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर क्या है। तो उसको ये समझाना पड़ता है कि ध्यान से देखना, अगर किसी भी नंबर के नीचे कुछ ना दिख रहा हो तो हम उसको क्या बोलते हैं? 1 बोलते हैं। और नीचे वाला क्या कहलाता है? हर। और ऊपर वाला क्या कहलाता है? अंश। अब ध्यान से देखना, मुझे इस तरीके के सवाल को बस समझाना है कि हम फ्रैक्शन को किस तरीके से आसानी से समझ सके। हम जितने तरीके के वीडियो देखेंगे यूट्यूब पे, हर जगह भिन्न को अलग अलग तरीकों से, अलग अलग मेथड से, अलग अलग टीचर ने अपने हिसाब से जो जितना पढ़ा लिखा हुआ उस हिसाब से समझाता है कि बच्चे को किस तरीके से समझ में आना चाहिए। मुझे इस तरीके से समझाना था, ज्यादा इसमें कोई मतलब और चीजें ऐड नहीं करनी थी। बस हमें क्या है कि भिन्न समझ में आना चाहिए कि हाँ भाई ये एक भिन्न है। भिन्न में ऊपर का जो नंबर होता है अंश होता है, नीचे का नंबर होता है हर। बिना अंश और बिना हर के वो भिन्न हो नहीं सकता है। अंश में कुछ भी हो सकता है, हर में कुछ भी हो सकता है। जब किसी नंबर के नीचे कुछ ना दिखे 1 होता है। क्यों होता है? बस 1 लिखा नहीं जाता है, इसलिए नहीं दिखता है। और फिर मैंने बताया ये 2 रूल बताया, ध्यान से देखना, मतलब रूल नहीं है, ऊपर में अगर 0 आ जाए नीचे में कुछ भी हो तो उसकी टोटल वैल्यू 0 में कन्वर्ट हो जाती है। अंश में कुछ भी हो लेकिन हर में अगर गलती से अगर 0 आ गया तो वो वहीं पे हो जाता है। कुछ लोग उसको असंभव वैल्यू मानते हैं, पॉसिबल वैल्यू मानते हैं। बस कुछ लोग बोलते हैं कि ऐसी कोई वैल्यू हो नहीं सकती, तो ठीक है ऐसी वैल्यू नहीं हो सकती, लेकिन हमें वहीं पे स्टॉप कर देना। अगर भिन्न समझ में आ गया हो तो सवाल कैसे बनाने हैं ये और भी आसानी से समझ में आ जाएगा। बस भिन्न में कंफ्यूजन नहीं रखना है। भिन्न जो है एक फ्रैक्शन होता है अंग्रेजी में, और कुछ नहीं। कब हम किसको भिन्न कहेंगे ये पता चल गया, यानी कि भिन्न हर नंबर है, क्योंकि हमेशा हमें अंश दिखते हैं, हर नहीं दिखता है कभी कभी, क्योंकि हर जो है वो 1 होता है, और 1 जो है हर की जगह पे नहीं लिखा जाता है। होता है, हो सकता है, लेकिन लिखा नहीं जाता है। तो ध्यान से देखना कि अगर किसी ने बोला कि अगर ये एक भिन्न है तो हाँ बिल्कुल ये एक भिन्न है। क्यों?
क्योंकि ये जो हमें दिख रहा है ये हमारा अंश है, हर क्यों नहीं है, इसको हम हर क्यों नहीं बोलेंगे। तो याद रखना कि जो वैल्यू हमें नजर आती है वो अंश होती है, और जो हमें नजर नहीं आ रही है समझ लो उसके नीचे में क्या है, 1 है। और 1 को हर की जगह यानी कि डिनोमिनेटर की जगह नहीं लिखते हैं, बस माना जाता है और वो वैल्यू होती है कि वहां पे एक 1 है। ठीक है, जैसे कि +5 लिखना हो तो हम सिर्फ 5 लिखते हैं, हमें पता है कि उसके पहले प्लस का साइन है। तो ये था भिन्न। क्या होता है भिन्न वो मैंने समझा दिया, एग्जाम्पल बताने की और जरूरत नहीं है। भिन्न किसको कहते हैं पता चल गया। ऊपर का भाग नीचे का भाग क्या कहलाता है, पढ़ा कैसे जाता है, 4/1। अब इसको डिवाइड क्यों कह रहे हैं तो ये ध्यान से समझना, जब मैं डिवाइड का साइन यूज करूंगा तो हम समझ जाएंगे कि इसको क्यों कहा जा रहा है। और फिर मैंने एक बताया कि अगर मैं इस चीज को ऐसे लिखता हूं तो इस चीज को लिखने वाले ऐसे भी लिखते हैं, और इसको भी वैसे ही पढ़ा जाता है जैसे इसको पढ़ा जाता है, बस लिखने का तरीका अलग अलग। तो ध्यान से समझना। अब एक चीज और, भिन्न तो समझ में आ गया, अंश क्या होता है, हर क्या होता है। अंश कुछ भी हो सकता है, हर कुछ भी हो सकता है, बस कभी कभी जो वैल्यू अलग से आ जाती है उसके कारण जो है भिन्न की वैल्यू चेंज हो जाती है। क्या सबको भिन्न कह सकते हैं, हाँ भिन्न कह सकते हैं। अगर हर की वैल्यू 1 होती है तो 1 लिखना जरूरी नहीं है। जो बिल्कुल सिंगल वैल्यू दिख रही है समझ जाना उसके नीचे भी कोई वैल्यू है जो डिनोमिनेटर कहलाती है और उसकी वैल्यू 1 होती है। तो यहां तक बस इस चीज को याद रखना। अब क्या है, क्या हम पहले जिस नंबर को जैसे ऐड कर रहे थे, सब्ट्रैक्ट कर रहे थे, क्या हम भिन्न को भी वैसे ही ऐड कर सकते हैं। तो हाँ, रूल्स वही लगेंगे, एक दो तरीका जो है उसमें एक्स्ट्रा लगाना पड़ेगा। जैसे कि भिन्न को जोड़ने का तरीका वही है, प्लस और माइनस का रूल वही है, मल्टीप्लाई का रूल वही है, लेकिन एक दो स्टेप्स है जो हमें अलग करने पड़ते हैं, जो अभी हमने वीडियो देखा उससे अलग हमें कुछ करना पड़ेगा। अब यहाँ पे जो है हमारा एक नया चीज आता है कि अभी तक देखो, अभी तक मैंने यही बताया कि हम कैसे जोड़ेंगे, कैसे घटाएंगे, कैसे मल्टीप्लाई करेंगे। भिन्न में भी अभी मैं यही बताऊंगा कि कैसे जोड़ना है, कैसे घटाना है और कैसे मल्टीप्लाई करना है। लेकिन भिन्न को जोड़ने का थोड़ा सा तरीका अलग हो जाता है। तरीका अलग हो जाता है क्या, जोड़ने और घटाने से पहले, मल्टीप्लाई करने से पहले हमें एक स्टेप कुछ अलग करना पड़ता है, कुछ एक्स्ट्रा करना पड़ता है, जिसको हम बोलते हैं LCM। इसका मतलब होता है लोएस्ट कॉमन लोएस्ट कॉमन मल्टीप्लिकेशन। लोएस्ट कॉमन मल्टीप्लिकेशन 7वीं 8वीं 9वीं और 10वीं हर क्लास में आपको हमें एलसीएम के बारे में पढ़ना है, लेकिन एलसीएम के भी बहुत सारे रूल हैं। एलसीएम होता क्या है, क्या इसको निकाला जाता है, दिया रहता है, क्या करना है इसको, लोएस्ट कॉमन मल्टीप्लिकेशन क्यों कहा गया है, शॉर्ट फॉर्म में हम इसको एलसीएम कहते हैं, ये होता क्या है। तो ध्यान से देखें, एलसीएम को निकालने का हर आदमी, हर टीचर अलग अलग तरीका अपनाता है। अभी मैं वही तरीका बताऊंगा, मतलब हम एलसीएम निकालते हैं, दिया हुआ नहीं रहता, हम क्या करते हैं निकालते हैं। किसका निकालते हैं, जो हमारे नंबर है उसका। मैं अभी उसी तरीके से बताऊंगा, वही शॉर्टकट तरीका बताऊंगा जो तरीका वैलिड है और जो तरीका हमारे आंसर को निकालने में मदद करे। बस बहुत सारे तरीके हैं, लेकिन जो बेसिक तरीका है, जो सबसे पहले पढ़ा जाता है, जिसके बिना हम फ्रैक्शंस को ऐड सब्ट्रैक्ट नहीं कर सकते, यानी कि उसके बिना जो है हमारी मतलब जो गाड़ी आगे नहीं चलेगी, वो बिल्कुल बेसिक तरीका। हर टीचर हर वीडियो में अलग अलग तरीके से समझाया जाएगा, लेकिन मैं वही तरीका बताऊंगा जिससे समझ में आ जाए। और भी तरीके हैं लेकिन मैं हर एक तरीका नहीं बताऊंगा। अब ध्यान से देखना, ये एलसीएम होता क्या है। एलसीएम निकाला जाता है, दिया हुआ नहीं रहता है। एलसीएम क्या होगा, निकाला जाएगा। कब निकालेंगे, तो नंबर्स जो हमारे दिए रहेंगे हम उनके निकालेंगे। ये किस लिए जरूरी है, तो जब हम फ्रैक्शन के सवालों को ऐड करते हैं, सब्ट्रैक्ट करते हैं, उसके लिए जरूरी है, क्योंकि उससे पहला एक स्टेप है एलसीएम जो हमें निकालना पड़ता है। कैसे निकालते हैं, क्या दिए हुए रहेंगे, हाँ बिल्कुल दिए रहेंगे, नंबर्स दिए हुए रहेंगे जिनका निकालना है।
कैसे, तो ध्यान से देखें। सबसे पहले जो हम सीखते हैं एलसीएम, लोएस्ट कॉमन मल्टीप्लीकेशन। अब यहाँ पे लोएस्ट है, कॉमन है, मल्टीप्लीकेशन है। इसको भी अलग अलग टीचर अपने हिसाब से समझाएगा, मैं अपने हिसाब से समझाऊंगा कि बस समझ में आ जाना चाहिए। अब दम बेसिक है कि कुछ जब समझते हैं हम एलसीएम को तो सवाल हमारे सामने इस तरीके से आता है कि हाँ इसका एलसीएम निकालो। अब देखते के साथ रहेगा क्या एलसीएम कैसे निकालना है, इसका कैसे नहीं निकालना है। अब उसके बाद सबसे पहले एक चीज याद रखना, एलसीएम को जो निकालने का रूल है, तो फिर मैं बता दूं, मैं हर बार यही बोलूंगा कि हम जो है यूट्यूब पे हमारे सामने बहुत सारी वीडियो है, ऑफलाइन में ऑनलाइन में बहुत सारे टीचर हैं। हर टीचर अपने अपने नॉलेज के हिसाब से स्टूडेंट को वैसा ही बताएगा कि सामने वाला समझ सके। मैं अपने हिसाब से वैसा बताऊंगा कि जो मेरी वीडियो देख रहा है वो बस समझ सके, और जो बेसिक्स है उनको अपने ही हिसाब से समझाया जाता है। जो और एक्सप्लोर करने वाली चीजें हैं उनको उसी रूल से बताया जाता है जो रूल होते हैं। लेकिन जिनको ज्यादा एक्सप्लोर नहीं किया गया है आज तक, जो बिल्कुल बेसिक सीखने का मतलब जिसको जरूरी है, उसको बेसिक ही तरीके से और अपने अपने तरीके से समझाया दिया जाता है। जिसकी हासिल वाला जोड़ना और घटाना हर टीचर हमें अलग अलग तरीके से बताता है कि पहले एक एक करके लिखेंगे, एक एक डंडा करके लिखो, इस तरीके से करके लिखो, हर तरीका अलग अलग होगा। कोई बोलता है 10 हो गया, 10 से ऊपर हो गया तब हमें हासिल लगाना है, कब हासिल नहीं लगाना है। तो याद रखना जो बेसिक्स होते हैं हर टीचर उस चीज को अलग अलग तरीके से बताता है, मैं उसी तरीके से बताऊंगा। जो मेरी वीडियो देख रहा हो बस उसको समझ में आ जाना चाहिए। सवाल इस तरीके से दिया रहेगा डायरेक्ट, मतलब सिर्फ जब एलसीएम निकालना हो तो लोएस्ट कॉमन मल्टीप्लीकेशन निकालना हो तो इसका एलसीएम निकालो, या फिर कुछ इस तरीके से दिया रहेगा 5, 8, 6 एवं 10 का एलसीएम निकालें। ठीक है, इस तरीके से। तो हमें क्या करना है, जब इस तरीके से दिया रहे तो इसी फॉर्म में पहले लिख लेना, यानी कि हम फिर वही काम करेंगे 5, 8, 6 और 10, इस तरीके से हमने लिख लिया। अब करना क्या है आगे, तो ध्यान से देखना। एक नंबर की कैटेगरी होती है जिसको हम बोलते हैं प्राइम नंबर। हिंदी में इसको बोलते हैं अभाज्य संख्या। नंबर की एक कैटेगरी होती है जिसको हम बोलते हैं प्राइम नंबर और उसको हम बोलते हैं अभाज्य संख्या। जिसको नंबर्स के बारे में कुछ ज्यादा नहीं पता है तो वो इस चीज को बस रट सकते हैं और कुछ नहीं, और जिसको नंबर्स के बारे में पता है कि हाँ नंबर्स की कुछ कैटेगरी होती है जैसे कि सम संख्या, विषम संख्या, पूर्ण संख्या, इस तरीके से, तो उस तरीके से कैटेगरी होती है प्राइम नंबर की। अब ये प्राइम नंबर होते क्या हैं? प्राइम नंबर ऐसे नंबर होते हैं जो अपने ही टेबल में आए, यानी कि जब उनका पहाड़ा पढ़ा जाए तो वो नंबर बस अपने ही टेबल में दिखे और किसी के टेबल में बिल्कुल ना दिखे, या तो फिर बस एक के टेबल में आए। अब ऐसे एक का टेबल तो हम पढ़ते नहीं है, बस एक का टेबल अगर हम बनाना चाहें तो बना सकते हैं और एक का टेबल दिखा जाता है, कोई दिक्कत नहीं उसमें। तो प्राइम नंबर क्या है? जो नंबर सिर्फ अपने ही पहाड़े में अपने ही टेबल में दिखता हो, यानी कि वो नंबर और किसी के टेबल में न आता हो, या फिर सिर्फ 1 के टेबल में आता हो, ये मैंने बताया। अब जो है बहुत सारे लोग होंगे इसको अलग अलग तरीके से बताएंगे कि इसका गुणनखंड कितना होगा, प्राइम फैक्ट मतलब फैक्टराइजेशन कैसा होगा, अगर ऐसा होगा तभी हम प्राइम नंबर कहेंगे, अगर हम फैक्टराइजेशन ऐसा नहीं होगा तो उसको प्राइम नंबर नहीं, यानी कि गुणनखंड ऐसा होगा। अभी उस तरीके से नहीं रटना है, आने वाले वीडियो में ये भी पता चल जाएगा कि ये गुणनखंड क्या है, गुणनखंड इतना होगा तो ही अभाज्य संख्या होगा, गुणनखंड नहीं होगा तो अभाज्य संख्या नहीं होगा। अभी उतना फोकस नहीं करना, बेसिक सीख रहे हैं तो बेसिक से ही समझना है उसी तरीके से। प्राइम नंबर क्या है? तो प्राइम नंबर वो नंबर होता है जो बस अपने ही पहाड़े में दिखे और एक के पहाड़े में दिखे, वो नंबर किसी के पहाड़े में ना दिखे, मतलब वैसा नंबर किसी और के पहाड़े में ना है। अब समझ में नहीं आ रहा है, बना के दिखाएं कैसे, तो ध्यान से देखना। जैसे कि अगर किसी ने लिखा 7, 7 किसके पहाड़े में दिखता है? तो पहाड़ा अगर हम स्टार्ट करें तो 1 से भी होता है, लेकिन 2 से स्टार्ट करते हैं। 2, 3, 4, 5, 6, इससे पहले 6 तक डिजिट आए, क्या वहां तक कोई ऐसा नंबर है जिसके पहाड़े में 7 आता हो? तो बिल्कुल नहीं आएगा।
अगर मैंने लिखा 2, तो क्या 2 किसी के पहाड़े में आता है, किसी के टेबल में आता है? तो जवाब होगा नहीं। क्या 3 किसी के टेबल में आता है? तो नहीं। क्या 5 किसी के टेबल में आता है? नहीं। क्या 11 किसी के टेबल में आता है? नहीं। क्या 13 किसी के टेबल में आता है? क्या 17 किसी के टेबल में आता है? नहीं। क्या 19 किसी के टेबल में आता है? नहीं। क्या 23 किसी के टेबल में आता है? नहीं। तो क्या यही प्राइम नंबर है? हाँ, यही प्राइम नंबर है। जो किसी के टेबल में ना आए, सिर्फ अपने ही टेबल में वो नजर आए, उसी को हम क्या कहते हैं? प्राइम नंबर। हाँ, एक के टेबल में भी अगर वो नजर आ सकता है, बस एक के टेबल में और अपने टेबल में। अब लोग एक का टेबल तो पढ़ते नहीं, तो बस इतना याद रखना, जो सिर्फ अपने टेबल में, अपने पहाड़े में ही काउंट होता है, उसे ही हम प्राइम नंबर बोलते हैं, अभाज्य संख्या बोलते हैं। अलग अलग टीचर अपने नॉलेज के हिसाब से, अपने तरीके से सिखाने के हिसाब से उसको बहुत तरीके से बोल सकता है कि जिसका गुणनखंड इतना होगा, जिसका गुणनखंड इतना नहीं होगा, फैक्टराइजेशन ऐसे होगा, वैसे होगा, तभी वो प्राइम नंबर होगा। लेकिन पढ़ रहे हैं बेसिक है, स्कूल बैच, स्कूल वाले लड़कों के लिए है, जो पहली बारी में सीखता है, उसको बस इस तरीके से सीखना है कि हाँ, हमें समझ में आ जाए। जैसे जैसी क्लास बढ़ेगा, हर चीज को बताने का तरीका अलग अलग होगा, तो वो बंदा अपनी क्लास में सीख जाएगा। अभी हमें बस सीखना है, तो बस समझ में आ जाना चाहिए। तो मुझे लगता है समझ में आ गया होगा कि प्राइम नंबर होता क्या है। कि एक ऐसे नंबर होते हैं कि बस वो अपने पहाड़े में नजर आए, किसी और के पहाड़े में नजर ना आए। जैसे कि 2, 3, 5, 11, 13, 17, ये किसी और के पहाड़े पे नजर नहीं आते, बस अपने पहाड़े में। ठीक है, या फिर एक के पहाड़े पे, या फिर किसके पहाड़े पे? एक के पहाड़े। ठीक है, इस प्राइम नंबर का यूज क्या है? इस प्राइम नंबर का यूज क्या है एलसीएम में? तो जो प्राइम नंबर है ना, उसी से एलसीएम को सॉल्व करना स्टार्ट करते हैं। अब उसी से एलसीएम को सॉल्व करना स्टार्ट करते हैं, तो ध्यान से देखना कैसे एलसीएम को सॉल्व करना स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले करना क्या है, तो ध्यान से देखना। अब यहाँ पे होता क्या है, प्राइम नंबर समझ में आ गया। प्राइम नंबर का कनेक्शन क्या है एलसीएम से? तो प्राइम नंबर से ही हम एलसीएम को सॉल्व करना स्टार्ट करते हैं। ये वाली लाइन दी जाती है, उसके बाद ये वाली लाइन दी जाती है। होता कैसे है, तो ध्यान से देखना। कुछ लोग कहेंगे कि सबसे छोटा जो प्राइम नंबर है उससे देना स्टार्ट करो एलसीएम, यानी कि जो एलसीएम का जो रूल है, जो प्रोसेस है, उससे करो। मैं ये बोलूंगा ठीक है, वो रूल सही है कि अगर जो बोलते हैं कि जो सबसे छोटा प्राइम नंबर है हम उसी से स्टार्ट करते हैं, सही है। अगर कोई बंदा उससे ना करे तो सबसे छोटा प्राइम नंबर तो 2 है, क्योंकि 2 तो है जो सबसे छोटा प्राइम नंबर। किसी ने अगर 7 से स्टार्ट कर दिया तो क्या गलत होगा? बिल्कुल गलत नहीं होगा। तो दोनों तरीका सही है, लेकिन जो समझाया जा रहा वो भी सही है, या उसने गलती कर दी, कोई दिक्कत नहीं है, 2 से स्टार्ट नहीं किया तो भी सही है, आंसर हमारा वही आए। तो जो रूल कहता है कोई दिक्कत नहीं, 2 से भी स्टार्ट करते हैं, 7 से भी। तो ये हमेशा डाउट हटा देना, मैंने सबसे छोटा प्राइम नंबर सेलेक्ट नहीं किया, मत करो, कोई दिक्कत नहीं। जरूरी नहीं है कि सबसे पहले सबसे छोटा प्राइम नंबर सेलेक्ट होगा, कंडीशन भी होती है कि जबरदस्ती हम उस चीज को सिलेक्ट नहीं कर सकते। हमें पता है कि मतलब 2 जो है सबसे छोटा प्राइम नंबर है, तो क्या हर वक्त 2 से ही स्टार्ट होगा एलसीएम? नहीं। हाँ, अगर हो रहा है तो कर देंगे, नहीं हो रहा तो कोई दिक्कत नहीं। तो ध्यान से सबसे पहले देखेंगे क्या 2 से हो रहा है, अब करना क्या है। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, इन नंबर्स को देखेंगे। इन नंबर्स में कम से कम 2 नंबर्स ऐसे होने चाहिए, कम से कम 2 नंबर, ज्यादा से ज्यादा पूरा नंबर, याद रखना ध्यान से। कम से कम 2 नंबर ऐसे होने चाहिए, या फिर ज्यादा से ज्यादा पूरा नंबर ऐसा होना चाहिए कि जो हमने प्राइम नंबर सेलेक्ट किया है उससे डिवाइड हो जाए, यानी कि उसके टेबल में आ जाए, या उसको देखते हुए हम ऐसा प्राइम नंबर सेट करेंगे जिसका टेबल पढ़ने पर वो पूरा आ जाए। समझ में नहीं आ रहा? अब ध्यान से देखो, मैंने क्या बोला, पहले नंबर्स को देखो, 5, 8, 2, ये सॉरी 6 और 10। एक ऐसा प्राइम नंबर सेलेक्ट करो, एक ऐसा अभाज्य संख्या सेलेक्ट करो जिसका टेबल पढ़े तो कम से कम इनमें से 2 या ज्यादा से ज्यादा पूरा आ जाए। एक ऐसा अभाज्य संख्या सेलेक्ट करना है, इनको देखते हुए
कि उनका टेबल अगर पढ़ा जाए तो ये पूरे आ जाए या कम से कम 2। अब याद रखना, बहुत सारे स्कूलों में और बहुत सारे ट्यूशंस ये तरीका नहीं बताया जाता है जो अभी मैंने बोला, कि इन नंबर्स को देखते हुए एक ऐसा अभाज्य संख्या सेलेक्ट करो जिसका अगर टेबल पढ़ा जाए तो इसमें से कम 2 नंबर या ज्यादा से ज्यादा पूरा नंबर आ जाए। ये मैंने बोला। कुछ लोग क्या बताते हैं कि एक ऐसा अभाज्य संख्या सेलेक्ट करो जिसका टेबल पढ़ने पर इनमें से कोई एक नंबर आ जाए। दोनों में फर्क क्या है? जब हम एक नंबर को सिलेक्ट करते हैं तो हमारा स्टेप जो है वो बढ़ जाता है, यानी कि एलसीएम निकालने का प्रोसेस थोड़ा सा बढ़ जाएगा। जैसे अभी मैं बता रहा था, क्या बता रहा था कि जो ब्रैकेट्स को हम सॉल्व करते हैं कैसे करते हैं। जो डर रहा है उसका स्टेप बड़ा होगा, जो नहीं डर रहा है, जिसको दिमाग में डायरेक्ट घुस चुका है, वो डायरेक्ट लिख देगा। तो जो मैं बता रहा हूँ उसी को ध्यान से सुनना, या फिर जो पढ़ चुके हैं एलसीएम वो अपना दिमाग चला सकते हैं। फिर से एक बार, एक ऐसा अभाज्य संख्या सेलेक्ट करें जिसका टेबल पढ़ने पर जो हमारा नंबर दिया हुआ है जिसको एलसीएम निकालना है, कम से कम दिए हुए नंबर्स में से 2 नंबर आ जाए या ज्यादा से ज्यादा चारों आ जाए। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं, या फिर पूरे आ जाए। अगर हम 5 सेलेक्ट करते हैं तो 5 सेलेक्ट करने पर 5 के टेबल में 5 भी आता है, 5 के टेबल में 10 भी आता है। क्या सिर्फ 5 ही है? देख लेते हैं 5 के अलावा और कोई प्राइम नंबर नहीं। तो कुछ टीचर्स बोलते हैं कि सबसे पहले सबसे छोटा प्राइम नंबर सिलेक्ट करो, लेकिन इस पर भी डिपेंड है कि सिलेक्ट करने पर क्या आएगा या नहीं। देख लेते हैं। हमने 2 सिलेक्ट किए, 2 के टेबल में 8 आ रहा है, 2 के टेबल में 6 आ रहा है, 2 के टेबल में 10 आ रहा है। सही है, कोई दिक्कत नहीं। तो 5 भी सिलेक्ट कर सकते हैं और 2 भी। अब जो है दोनों सिलेक्ट करने पे कोई दिक्कत नहीं, लेकिन हमेशा याद रखना जो मैं सिखा रहा हूँ मैं अपने हिसाब से सिखा रहा हूँ कि जिसका मतलब कवरेज ज्यादा रहे, यानी कि जिसका टेबल पढ़ने में ज्यादा से ज्यादा नंबर आ रहे हैं। ध्यान से देखना, अगर मैं 5 सिलेक्ट करता तो 5 के टेबल में 5 आता और 10 आता, कोई दिक्कत नहीं, हो सकता है। 2 सिलेक्ट किया तो मैंने क्या देखा, 4 भी आया, 8 भी आया, 6 भी आया, 10 भी आया। यानी कि जिस प्राइम नंबर को सिलेक्ट करने पर ज्यादा से ज्यादा नंबर दिख रहे हो उसी से एलसीएम लगाना और किसी से मत लगाना। हाँ, अगर तुम्हारा मन है कि तुमने कहीं से और से सीखा, नहीं मैं ऐसे ही करूंगा, तो कोई दिक्कत नहीं है, तुम्हारा और मेरा आंसर सेम आएगा। मैं यहाँ क्या सिलेक्ट करूंगा, 2। 5 नहीं करूंगा, कोई दिक्कत नहीं, कर भी लेता तो वही आंसर आता। मैं यहाँ क्या करूंगा, 2। अब 2 हम यहाँ पे लिखेंगे। 2 के टेबल में 5 नहीं आता, बिल्कुल नहीं आता, वैसे ही का वैसे ही हम यहाँ पे लिख देंगे। जिस तरीके से बच्चों को सिखाया जाता है वैसे सिखा रहा हूँ। एलसीएम निकालने के और भी तरीके हैं लेकिन मैं नहीं सिखा रहा, ध्यान से देखना। 2 के टेबल में 8 आता है, हाँ कितने बार में, 4 बार में, कॉमा। 2 के टेबल में 6 आता है, कितने बार में, 3 बार में, कॉमा। 2 को क्यों सिलेक्ट किया मैंने बता दिया था, जब नंबर हम सिलेक्ट करें तो कम से कम उसके टेबल में 2 या ज्यादा ज्यादा पूरा एक आ रहा है मत करना, दूसरे टीचर बता देंगे, उन्हीं से उनके हिसाब से बनाना, लेकिन मेरा आंसर वही है। 2 के टेबल में 10 आता है, कोई दिक्कत नहीं, 5 बार में आता है, हमने 5 लिख दिए। जो नहीं आता है उसको वैसे ही लिखना है, जो आता है कितनी बार में आता है उसके सामने वैसे लिखना है। फिर से एक लाइन, और यह लाइन तब देना है जब उस स्टेप के बाद एक अगला स्टेप बढ़े तब। अब मुझे पता है कि एक स्टेप आगे बढ़ेगा इसलिए मैं बता देता हूँ, लेकिन हम पहले देख लेंगे क्या इसके बाद भी होना जरूरी है। अब हम फिर एक प्राइम नंबर सेलेक्ट करेंगे और वही प्राइम नंबर सेलेक्ट करेंगे जिसके टेबल में, ये नहीं, अब हम एक कदम आगे बढ़ चुके हैं, जिसके टेबल में इनमें से कोई 2 आ जाए या पूरा आ जाए। 2 सिलेक्ट करेंगे सिर्फ 4 आएगा, मत करना। 3 सिलेक्ट करेंगे सिर्फ 3 आएगा, मत करना। 5 सिलेक्ट करेंगे तो ये 5 भी आएगा, ये 5 भी, कम से कम 2 तो आया, ठीक है। 5 यहाँ पे हमने लिख दिया। 5 के टेबल में 5 आता कब है, एक बार में। क्या 4 आता है, नहीं। क्या 3 आता है, नहीं। 5 आता है एक बार में। कुछ बच्चे ऐसे होंगे जो पहले से सीख के आ रहे हैं तो उनको लगेगा कि यहाँ पे हम 2 से लगा सकते हैं और 3 से भी लगा सकते हैं। तो मैंने अभी बताया कि मैं अपना तरीका अपनाऊंगा क्योंकि मुझे पता है कि शॉर्टकट कैसे बनाया जाता है। क्या ये लाइन फिर मैं दूं, बिल्कुल मत देना, क्योंकि यहाँ पे
जो भी प्राइम नंबर हम सिलेक्ट करेंगे उसकी टेबल में कम से कम तो एक ही आ रहा है, ज्यादा ज्यादा तो आए नहीं। जैसे कि मैं यहाँ पे 2 सिलेक्ट करूंगा तो 2 की टेबल में सिर्फ 4 आता है। मैं 3 सिलेक्ट करूंगा तो यहाँ पे सिर्फ 3 आ रहा है। मैंने क्या बताया था, कम से कम 2 आना चाहिए। लेकिन कोई बंदा यहाँ से आगे भी करेगा तो जिसको करने का मन है वो कर सकता है, मेरा और उसका आंसर सेम होगा। लेकिन जो नया सीख रहा है वो मेरे रूल को अगर अपनाएगा तो उसके लिए सही रहेगा। करना क्या है, अब इसके बाद क्या हो गया, तो नहीं, ये लाइन कब देनी है, जब स्टेप्स आगे बढ़ने की उम्मीद हो तब। अब यहाँ पे नीचे में क्या लिखते हैं, LCM इज इक्वल टू। सबसे पहले हम देखेंगे कि हमने कौन कौन सा ऐसा प्राइम नंबर सेलेक्ट किया जिसका काम एलसीएम में आया है। तो हमने 2 सेलेक्ट किया, 5 सेलेक्ट किया, दोनों को मल्टीप्लाई में लिख दो। किसी ने गलती से क्या किया कि 5 मल्टीप्लाई 2 लिख दिया, कोई दिक्कत नहीं है। हमें पहले वही लिखना है जिन नंबर्स को हमने एलसीएम देने के लिए या एलसीएम को सॉल्व करने के लिए सिलेक्ट किया। ठीक है, हमने तो इन्हीं दोनों को सिलेक्ट किया। अब ऊपर से काउंट करते आना, सबसे लास्ट वाली लाइन कौन सी है, फर्स्ट, सेकंड और थर्ड। इस लाइन के बाद हमारा एक भी स्टेप आगे नहीं बढ़ा है, तो सबसे लास्ट लाइन तो ये है। उसमें देखो 1 4 3 1 है। जब लास्ट लाइन बच जाए उसमें एक को छोड़कर बाकी जो तुम्हें नंबर दिख रहे हैं मल्टीप्लाई करके लिख देना है। फिर से समझा देता हूं। सबसे पहले क्या करना है, हमें देखना है कि हमने कौन कौन सा प्राइम नंबर सेलेक्ट किया था। 2 किया था, 5 कर दिया था, आगे पीछे भी हमने लिख दिया, कोई दिक्कत नहीं। पहले उनको हम मल्टीप्लाई करके लिख देंगे। फिर हम सबसे लास्ट लाइन को देखेंगे, हमने स्टार्ट यहाँ पे किया, फिर यहाँ पे आए, हम यहाँ पे हम आके रुक गए। हमने लास्ट लाइन में देखा कि 1 4 3 1 है। मैंने क्या बोला, 1 को भूल जाओ कि 1 भी है, क्योंकि 1 को हम सिलेक्ट अब नहीं करेंगे। हमने देखा कि 4 और 3 है, तो जो 1 को छोड़कर जो नंबर सिलेक्ट होते हैं उनको लिख दो वापस में इनके साथ मिलाकर, वो भी मल्टीप्लाई के हिसाब से। अब मल्टीप्लाई करने हमें आता है, कहीं से भी उठा दो, एक दूसरे से मल्टीप्लाई कर दो, लेकिन जिस नंबर को एक बार हमने मल्टीप्लाई कर दिया दोबारा उसको नहीं करना। 5 को 2 से करेंगे 10, 10 को 4 से करेंगे 40, 40 को 3 से करेंगे 120, यानी कि 120। क्या यही आंसर है, तो हाँ यही आंसर है। ये हमारा एलसीएम निकला। 5 को 2 से, फिर जो जितना आया 4 से, फिर जितना आया 3 से, हमारा आंसर ये निकला। पहले भी मैंने बताया, फिर मैं बता देता हूँ, ये रूल जो है मैंने अपनाया है। जरूरी नहीं हो कि अलग अलग वीडियो में हर एक टीचर अपने हिसाब से बताता है कि सामने वाले को समझ में आ जाए। मैंने वही तरीका अपनाया है जो छोटा है, जो सामने वाला नया हो बिल्कुल और जो सीख रहा है वो इस तरीके से सीख जाए। एक एग्जांपल और बताता हूँ।